हाय स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग घर में होंगे और सेफ होंगे और अपना महत्वपूर्ण टाइम स्टडी में ज़्यादा से ज़्यादा देते होंगे। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक है टॉर्क इक्वेशन ऑफ एन इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर का टॉर्क इक्वेशन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले क्लासों में हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में पढ़ चुके थे, तो आइए उसको हम लोग समझते हैं। इंडक्शन मोटर में जब हम इंडक्शन मोटर के स्टेटर को जब हम सप्लाई से कनेक्ट करते हैं ना, और उस टाइम में रोटर स्टेशनरी होल्ड कंडीशन में होता है, तो उसे कहते हैं स्टैंड स्टिल। किस कंडीशन की बात कर रहे हैं? वो कंडीशन जिस टाइम में आप स्टेटर में सप्लाई देते हो और रोटर जो होता है वो स्टेशनरी होल्ड कंडीशन में होता है, मतलब रुका हुआ कंडीशन में होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं स्टैंड स्टिल। तो उस टाइम में वो किस तरह का व्यवहार करता है आप समझ सकते हो, ये ट्रांसफार्मर के रूप में। जैसे प्राइमरी साइड में आपने सप्लाई दिया और सेकेंडरी साइड में, क्योंकि ये रुका हुआ स्टेशनरी टाइप से है, ये रुका हुआ है, ठीक उसी तरह से अपना ये भी होता है। क्योंकि इसमें आपने 3 फेज सप्लाई दे दिया और रोटर उस टाइम में क्या होता है, एकाएक ये रोटेट होना तो शुरू नहीं हो जाता है, एकाएक ये रोटेट होना शुरू तो नहीं होता है। तो उस टाइम में क्या होता है, ये रुका हुआ होता है, तो रोटर की स्पीड उस टाइम में क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। और स्लिप क्या होता है उस टाइम में? 1 होता है। उस टाइम में स्लिप क्या होता है? 1 होता है। ये कैसे 1 होता है स्लिप? इस चीज को आप ऐसे भी देख सकते हो कि फ्रैक्शनल स्लिप के बराबर क्या हो जाता है। तो आपने देखा है कि पिछली क्लासों में आपने पढ़ा था कि फ्रैक्शनल स्लिप बराबर होता है सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर का स्पीड बाई सिंक्रोनस। तो ये अगर 0 हो, क्योंकि जिस टाइम में रोटर रुका हुआ होता है, होल्ड कंडीशन में होता है, तो उस समय में उसका रोटेटिंग क्या होगा? 0 होगा। तो जब इसको 0 करते हैं तो n बाई ns, और ये क्या हो गया? माइनस nr बाई ns। तो ये क्या होगा? टोटल 0 हो जाएगा। इसको इससे काट दिए तो क्या हो गया? 1 हुआ ना। इसलिए स्लिप उस टाइम में क्या होता है? 0 होता है। इस तरह से आप निकाल सकते हो, स्लिप 0 हो गया। आइए बिना, तो अब इसको इतना तो समझ में आ गया होगा। हम लोग सीधे चलेंगे टॉर्क के तरफ। किसके तरफ चलेंगे? टॉर्क की तरफ। हाँ, एक चीज और बता दें, इस टाइम में क्या होता है, इसका प्राइमरी साइड में जितना फ्रीक्वेंसी होता है, चल नहीं रहा भाई, क्या बात है, प्राइमरी साइड में जितना फ्रीक्वेंसी होता है उतना ही फ्रीक्वेंसी सेकेंडरी साइड में होता है। फ्रीक्वेंसी में कोई परिवर्तन नहीं होता। ट्रांसफार्मर आपने पढ़ चुका है कि प्राइमरी साइड में जितनी फ्रीक्वेंसी होती है उतनी ही फ्रीक्वेंसी आपको सेकेंडरी साइड में होता है। तो ये भी इसी के तरह बिहेव कर रहा है। तो जितना स्टेटर में जितना फ्रीक्वेंसी होगा वही फ्रीक्वेंसी तो आपको रोटर में भी होगा। किस टाइम में? जब ये स्टैंड स्टिल में होगा, स्टैंड स्टिल कंडीशन में होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा? दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होगा, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होगा। चलिए इसको और आगे बढ़ाते हैं इसको। अब आइए सीधे टॉर्क पे चलते हैं। टॉर्क डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स का। टॉर्क डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है किसका? फ्लक्स का। यानी फ्लक्स बढ़ेगा तो टॉर्क भी बढ़ेगा। यानी ये फ्लक्स अगर इंक्रीज होगा तो टॉर्क भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। पहला कंडीशन। दूसरा, टॉर्क डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है करंट का। ये किसका है हम समझाएंगे आपको। फिर टॉर्क डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है किसका? पावर फैक्टर का। और टॉर्क का फार्मूला ये लिखिए आपने, जो डीसी में आपने पढ़ चुका था, सेम वही चीज है जो डीसी में आपने पढ़ा था। ये फ्लक्स क्या है? द पार्ट ऑफ द रोटेशनल मैग्नेटिक फील्ड दैट रिएक्ट विथ द रोटर डज the origin of the induced electric carrying force in the rotor into two। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वह भाग, वह रोटेशनल भाग जो रोटर में कैरिंग इलेक्ट्रिक कैरिंग इंड्यूस करे
वो उस फ्लक्स का बात कर रहा है। यानी सीधा सीधी शब्दों में हम समझे तो मैग्नेट का वो स्टेटर से बना हुआ वो मैग्नेटिक फील्ड जो रोटर में जा करके ईएमएफ इंड्यूस करे। सीधा सीधी शब्दों में हम इस तरह से कह सकते हैं, स्टेटर में बना हुआ वो फ्लक्स जो रोटर में जा करके ईएमएफ इंड्यूस करे, उसका बात कर रहा है, वो फ्लक्स का बात कर रहा है। दूसरा करंट किसका, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रोटर करंट इन द डायनामिक स्टेट। लिखा हुआ है कि रोटर का जो रोटेटिंग कंडीशन में यानी गतिशील अवस्था में, यानी डायनामिक स्टेट में यानी गतिशील अवस्था में जब हो, वह करंट का बात कर रहा है। यानी कि जब रोटर घूम रहा हो, जब रोटर घूम रहा हो उस टाइम में जो रोटर में करंट होता है उस करंट का बात कर रहे हैं। दूसरा लिखा है पावर फैक्टर ऑफ द रोटर, लिखा है सर्किट इन डायनामिक स्टेट। पावर फैक्टर का बात कर रहा है, कौन सी पावर फैक्टर का, जब रोटर जिस टाइम में घूम रहा हो यानी रोटेटिंग कंडीशन में हो उस टाइम में जो पावर फैक्टर है उस पावर फैक्टर का बात कर रहे हैं। यानी यहां से यहां तक अगर आप देखो तो सब रोटर का ही बात हो रहा है, इसमें स्टेटर का बात नहीं हो रहा। यहां भी आज यानी मैग्नेटिक फील्ड का जो बात हो रहा है तो रोटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है जिससे रोटर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उस फ्लक्स का बात हो रहा है। तो आइए ये आपने देख लिया। तो ये होता है आपका क्या, ये हो गया आपका इसका ये टॉर्क इक्वेशन। ये क्या हो गया आपका टॉर्क इक्वेशन। अब टॉर्क इक्वेशन को इसको क्या करते हैं, पूरा तरह से एक्सप्लेन करते हैं, इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करते हैं। आइए इसको साफ करके फिर एक्सप्लेन करेंगे। तो देखते हैं आगे। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। ये लिख दिया आपका यहाँ पर। आइए और क्या, ये आपका एक कंडक्टर है, इसमें सपोज कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस क्या है, आर है। एक कंडक्टर है और रेजिस्टेंस क्या है, आर है। इस कंडक्टर को लेकर के क्या कर दिए, इस रूप में दे करके इंडक्टर बना दिया। इसी कंडक्टर से ये इंडक्टर बनाए तो क्या ये रेजिस्टेंस इसमें होगा कि नहीं, तो आप कहोगे हाँ इसका रेजिस्टेंस अगर आर है तो इस इंडक्टर का भी रेजिस्टेंस आर होगा। जब इस इंडक्टर का रेजिस्टेंस आर होगा और आपको पता है कि इंडक्टर में एक और रेजिस्टेंस के तरह ही एक बाधा होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंस। क्या कहते हैं, रिएक्टेंस। हाँ रिएक्टेंस कहते हैं। ये रिएक्टेंस जिसको हम लोगों ने सोल्व किया था ओमेगा एल, यानी ओमेगा एल कहे तो हो गया 2 पाई, इसके बाद आ गया फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है तो फ्रीक्वेंसी एल। ये आ जाता है इंडक्टर का क्या, रिएक्टेंस। इंडक्टर का रिएक्टेंस ये आ जाता है आपका, यानी ओमेगा 2 पाई फ्रीक्वेंसी और ये इंडक्टर। तो इंडक्टर को ऐसे, इंडक्टर को हम लोग लिख देते थे क्या, एक्स एल से, लेकिन एक्स में एक्स एल नहीं लिखेंगे, इसमें हर कुछ में 2 लिखेंगे। 2 मतलब सेकेंडरी साइड, 2 मतलब रोटर का, 2 मतलब रोटर यानी सेकेंडरी, ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी समझ लो। अगर किसी में जैसे R2 लिख लेंगे ना तो आप समझ लेना ये रोटर का है। किसका है, रोटर का, क्योंकि ये रोटर सेकेंडरी साइड हो गया ना। प्राइमरी साइड आप मान लो स्टेटर, प्राइमरी साइड किसको मान लो, स्टेटर। स्टेटर आ गया आपका प्राइमरी साइड और रोटर आ गया क्या, रोटर आ गया कौन से, सेकेंडरी साइड। ये सेकेंडरी साइड आ गया, ठीक है। तो 2 जिसमें लिखेंगे आप समझ जाना ये रोटर की बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है, रोटर की। तो इसमें ये भी आएगा रिएक्टेंस। अब इसमें दो तरह के विरोधी चीज उत्पन्न हो गया। एक तो पहले से रेजिस्टेंस था ही, एक रिएक्टेंस भी हो गया। एक रेजिस्टेंस हो गया, एक रिएक्टेंस हो गया। इन दोनों को जब जोड़ते हैं वेक्टर के रूप में, किस रूप में, वेक्टर के रूप में जब ऐड करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, इंपीडेंस, जो कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इंपीडेंस बराबर क्या हो जाता है, Z√अंडर, क्योंकि ये वेक्टर रूप में होता है ना, इस तरह से। ये आ गया आपका क्या, रिएक्टेंस, ये आ गया आपका रिएक्टेंस, ये आ गया आपका नीचे वाला रेजिस्टेंस, ये आ गया इंपीडेंस। तो इस रूप में वेक्टर के रूप में जोड़ते हैं। अगर जिसे समझ में ये नहीं आ रहा हो तो कृपया प्ले लिस्ट में जा करके आप इंडक्टर वाला जो चैप्टर पढ़ाए थे वो क्लास आप जरूर देख ले। तो यहाँ ये क्या आ जाएगा, R² 2, फिर प्लस में ये आ जाएगा, तो इसको x2 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, x2 का होल स्क्वायर।
ये आ गया आपका क्या, तो ये आ गया आपका इम्पीडेंस। क्या आ गया, इम्पीडेंस, टोटल बाधा। ये टोटल बाधा, क्योंकि इसका जरूरत है इसलिए इसको लिखे हैं, इसकी जरूरत है इसलिए इसको लिखे हैं। अब आइए, अब जब करंट की बात, हम करंट पर चलते हैं। करंट बराबर क्या होता है, तो ओम्स लॉ में करंट बराबर पढ़े हैं वी आर, यही पढ़े हैं ना, वी। अब एक बात समझते हैं कि वी क्या है। वोल्ट, यहाँ किस वोल्ट का बात कर रहे हैं, जो ये आपका स्टेटर है और स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड जब रोटर में जाकर के फ्लक्स में चेंजिंग करता है तो इसमें क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। स्टेटर में क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। इसी ईएमएफ को कहते हैं रोटर का ईएमएफ। इसको E2 से डिनोट करते हैं, किससे, रोटर में इंड्यूस ईएमएफ, उसी ईएमएफ को लिखते हैं E2 से। तो यहाँ वोल्टेज ये हो गया, वोल्टेज क्या हो गया, ये हो गया। और रेजिस्टेंस कौन सा हो गया, क्योंकि आपको पता है जो क्वाइलिंग क्या हो, इसके अंदर जो वाइंडिंग होता है क्वाइल के रूप में होता है, तो ये टोटल हो गया इसका, ये टोटल हो गया, ये टोटल इसका आ गया। क्योंकि इम्पीडेंस यहाँ इसके जगह पर, तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, E2 इम्पीडेंस लिख सकते हैं कि नहीं। तो अगर इम्पीडेंस की बात करें तो इम्पीडेंस के स्थान पर ये लिख सकते हैं टोटल, तो इसको आप लिखो E2 रूट अंडर R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर, ये लिख सकते हैं ना, ये लिख सकते हैं। तो ये आ गया आपका क्या, करंट, ये आ गया आपका करंट। एक बार इसको आप देखो, ये आ गया करंट, क्या आ गया, करंट। एक बात और इसमें सोचने वाली है कि जिस टाइम में रोटर रुका हुआ है उस टाइम में ईएमएफ इंड्यूस हुआ E2। जब ये रोटेटिंग होगा तो क्या E2 ही होगा, क्योंकि जब ये रोटेटिंग होगा तो फ्लक्स का चेंजिंग में परिवर्तन होगा, क्योंकि आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन होता है। तो उस टाइम में क्या, कितना इसमें ईएमएफ जनरेट होगा, तो उसमें लिखेंगे ES2, ये लिखना है। यानी E2 के स्थान न लिख करके ये हो क्या, किस अवस्था में, जिस अवस्था में वो रुका हुआ हो। यानी कह सकते हैं एट स्टैंड स्टिल में, एट स्टैंड स्टिल में जब रोटर रुका हुआ हो। जब रोटर घूमना शुरू कर दे तो ईएमएफ क्या लिखेंगे उसके स्थान पर, SE2, SE2। ये रोटेटिंग के समय का कर रहे हैं। S क्यों लगा दिए, क्योंकि उस टाइम में तो कुछ ना कुछ फ्लक्स चेंजिंग होगा, क्योंकि स्लिप कर रहा होता है ना, तो उस टाइम में कुछ ना कुछ चेंजिंग होगा, तो इसलिए उसमें ये लगा है। तो ये आ गया आपको किस टाइम में, जिस टाइम में रुका हो। अगर हम रनिंग टाइम का बात करें, रोटेटिंग टाइम का बात करें, तो लिखेंगे SE2। और रेजिस्टेंस तो चाहे रनिंग कंडीशन में हो या रुका हुआ हो, रेजिस्टेंस तो वही रहेगा, रेजिस्टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, रेजिस्टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन रिएक्टेंस में परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि रिएक्टेंस किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पर। जब ये घूमेगा तो फ्रीक्वेंसी में चेंजिंग आएगा, जब ये घूमेगा तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी में चेंजिंग आएगा। तो चेंजिंग के आधार पर हमें लिखना होगा, तो इसमें भी S लगा दे, XL2 होल स्क्वायर। ये तो समझ में आ गया होगा, इसको पूरा होल स्क्वायर लिख लो, ये लिख लो आप, ये समझ में आ गया। ये क्या है आपका करंट, ये क्या है करंट। आइए इसको साफ करते हैं। अब निकालते हैं पावर फैक्टर। क्या निकालते हैं, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर cos फाई बराबर क्या होता है, तो आपने पहले से पढ़ चुका है, रेजिस्टेंस बाय इंपीडेंस, रेजिस्टेंस बाय इंपीडेंस। तो किस रेजिस्टेंस का बात करेंगे हम लोग, तो इस रेजिस्टेंस का R2 का, रोटर का, क्योंकि सारा कुछ रोटर का हो रहा है, तो R2। ये इंपीडेंस बराबर, तो अभी देखे थे Z बराबर क्या था, R2 का स्क्वायर, और ये रोटेटिंग कंडीशन में होगा तो S इसमें भी लगा दो आप, X2 का होल स्क्वायर। यानी आ गया आपका क्या, R2 का होल स्क्वायर प्लस S X2 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर आ गया।
यहाँ एक ये आ गया, एक ये आ गया। अब क्या करते हैं, इस पर ये लगाते हैं, इसके स्थान पे ये लिखेंगे और इसके स्थान पर ये लिखेंगे, तो देखते हैं क्या आता है। इसको साफ करें, तो इसको साफ कर देते हैं। आइए, तो पूरा तरह से इसको टॉर्क को लिखते हैं। तो टॉर्क डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा फ्लक्स को, आप फ्लक्स जैसे लिखो, आई के स्थान पर आप लिखो SE2 बाय R2 का होल स्क्वायर SX2 का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे, इसके cos फाई के स्थान पर क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, तो लिखेंगे R2 रूट अंडर R2 का होल स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर। आइए अब इसको साफ कर देते हैं, नीचे कैलकुलेट करते हैं इसको। अब देखिए दोनों सेम दोनों है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो गया, स्क्वायर हो जाएगा, तो इससे रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल फ्लक्स, इन दोनों को साथ साथ लिख दो आप, SE2 R2। अब इसके स्थान पर दो है, तो दोनों से स्क्वायर होगा, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, तो रूट समाप्त, तो क्या हो गया SX2 का होल स्क्वायर। जब इसका ये हटाए, प्रोपोर्शनल हटाए, तो इसको कांस्टेंट कर देते हैं फ्लक्स को, तो इसके स्थान पर आप लिखो KSE2 R2 बाई R2 का होल स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर। ये आ गया आपका, क्या आ गया, टॉर्क। ये क्या आ गया, टॉर्क इक्वेशन। ये आ गया आपका टॉर्क इक्वेशन, ठीक है, ये आपका टॉर्क इक्वेशन आ गया है, ठीक। अब इसको आगे चलते हैं, आगे और देखते हैं। तो अभी जो निकाले, ये आ गया आपका SS। तो ये SS किस कंडीशन में लगाए थे, जब वो रोटेटिंग हो रहा था, तो ये हो गया आपका रनिंग कंडीशन में, रनिंग टॉर्क। ये SS अगर लगा हुआ है तो किस टाइम का बात किए, रनिंग टाइम में। जब यही रुका हुआ हो, स्टार्टिंग का बात करें, तो स्टार्टिंग में SS ये क्या होगा, हट जाएगा, SS क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा आपका E2, क्योंकि उस टाइम में E2 था, और यहाँ क्या हो जाएगा R2, और ये क्या हो जाएगा X2 का, ये आ गया आपका क्या, स्टार्टिंग। ये आ गया रनिंग टॉर्क, ये आ गया स्टार्टिंग टॉर्क, ये आ गया। तो इस तरह से रनिंग और स्टार्टिंग दोनों को अलग अलग तरह से देखे हमने। आइए और इसके अलावा और देखते हैं, एक मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम टॉर्क भी होता है, उसके बारे में भी बनाएंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग जान लेते हैं क्या, जो कॉपर लॉसेस होता है उसके बारे में, मैकेनिकल पावर होता है उसके बारे में, ठीक है, और पावर अक्रॉस एयर गैप जो होता है उसके बारे में, इन सारी चीजों के बारे में एक बार जान लेते हैं, फिर इसके तरफ चलेंगे। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। पावर अक्रॉस एयर गैप, पावर अक्रॉस एयर गैप बराबर होता है क्या, रोटर कॉपर लॉस बाय स्लिप, कॉपर लॉस बाय स्लिप, रोटर का कॉपर लॉस और स्लिप के बारे में कर रहे हैं। तो इसको लिखते हैं, इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं हम लोग, क्या, PG, क्या लिख देते हैं, PG, मतलब हो गया पावर अक्रॉस एयर गैप, PG इसको लिख देते हैं। कॉपर लॉस बराबर होता है, रोटर का कॉपर लॉस बराबर होता है, इसमें हम जब बात कर रहे हैं क्या, जब बात कर रहे हैं 3 फेज का, पहले तो कॉपर लॉस का बारे, अगर कॉपर लॉस का बारे में बात कर रहे हैं पावर का, तो क्या हो जाएगा I² R, यही होगा ना, I² R। किसका, रोटर का बात कर रहे हैं, तो इसमें भी 2 लिख दो, इसमें भी 2 लिख दो। ये हो गया सिंगल फेज का, किसका, सिंगल फेज का।
जब हम 3 करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे। 3 जब करेंगे, क्योंकि हम जब इंडक्शन मोटर का बात कर रहे हैं तो 3 फेज इंडक्शन मोटर का बात कर रहे हैं तो इसमें 3 लगाएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा 3i2 स्क्वायर R2 बाय स्लिप S। ये आ गया आपका क्या, ये आ गया पावर एक्रॉस एयर गैप, पावर एक्रॉस एयर गैप। और ये कॉपर लॉस बराबर क्या हो गया आपका, क्या कॉपर लॉस बराबर हो गया 3i2 मतलब रोटर का करंट की बात कर रहे हैं हम, और R2 मतलब रोटर का रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये आ गया आपका कॉपर लॉस, ये क्या आ गया आपका कॉपर लॉस, ये कॉपर लॉस आ गया। अब जब इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, इसको इधर ले आओ तो हो गया आपका 3i2r स्क्वायर 2, इसको इधर ले गए तो क्या हो गया SPG हो गया ना, SPG, इस तरह से SPG। अब हम लोग बात करते हैं मैकेनिकल पावर आउटपुट का, किसका, मैकेनिकल पावर आउटपुट का अगर बात करें तो मैकेनिकल पावर आउटपुट को mg से लिखते हैं। क्या लिखते हैं, mg से। मैकेनिकल आउटपुट का अगर बात करें तो उसको किससे लिखते हैं, mg से। मैकेनिकल आउटपुट बराबर हो जाता है pg माइनस में आ जाता है कॉपर लॉस, क्या आ जाता है कॉपर लॉस i2r स्क्वायर, ये आ जाता है। तो आइए इसको फिर से ऊपर कहाँ लिखे, चलो कोई दिक्कत नहीं है, लिख देते हैं, इसको थोड़ी सी साफ करते हैं। अब इसका मतलब आप समझो Pm जहां लिखा हुआ है तो मैकेनिकल पावर का बात कर रहे हैं हम आउटपुट का, ठीक है। Pg लिखा हुआ है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए पावर एक्रॉस गैप का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए इसके तरह से हम लिखते हैं, तो ये Pg तो क्या हो जाएगा, Pm बराबर हो जाएगा Pg के स्थान पर ये लिख सकते हैं हम, क्या 3i2 का स्क्वायर R2 बाय S लिख सकते हैं ना। माइनस में ये है 3i2 i स्क्वायर R2, दोनों में से क्या करते हैं, ये दोनों में है ना, ये दोनों में क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो इसको इस तरह से लिख दें हम, Pm बराबर हो गया, ये दोनों कॉमन ले लिए तो हो गया 3i2 स्क्वायर R2, और यहां क्या आ गया 1 बाय S 1, नहीं आ गया। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 3i2 स्क्वायर R2, ये क्या आ गया आपका, तो इसको हम लोग कर सकते हैं S और 1 माइनस S, ये भी कर सकते हैं। ये S को बाहर निकाल करके यहां लिख देते हैं, ये S को बाहर निकाल करके यहां लिख देते हैं। तो क्या हो गया 3i2 स्क्वायर R2 बाय S, और यहां क्या बच गया, तो 1 माइनस S। देखो इसके स्थान पर यहां क्या लिखा हुआ है, Pg लिखा हुआ ना, यही चीज आ गया ना यहाँ, देखो आप सेम चीज आ गया ना। तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं यहां, तो लिख दें Pm बराबर क्या हो गया Pg, और क्या लिखा हुआ है 1 माइनस S, ठीक है। ये आ गया आपका क्या, मैकेनिकल। इसका बात कर लिए मैकेनिकल। अगर इसमें सब में हम रेशियो का बात करें, आइए इसको साफ कर लेते हैं पहले, फिर रेशियो को देखते हैं। तो आइए एक तरीका से और देख लेते हैं। अभी तक यहां से यहां तक आए थे हम लोग, Pm बराबर हो गया था 3i स्क्वायर R 1 माइनस S, इतना को हम लोग क्या लिखे थे Pg, क्योंकि Pg बराबर ये होता है, तो इसको ये लिख दिए थे। आइए अब ओमेगा बराबर होता है 1 माइनस S, ये रेडियन में होता है, ठीक है। टॉर्क बराबर हो गया Pm बटे ओमेगा। अब Pm जो है, Pm के स्थान पर अगर इसका वैल्यू हम दें, ये वैल्यू अगर Pm के स्थान पर रख दे तो क्या हो गया, कर सकते हैं 3i2 स्क्वायर 2, ये लिख दिए। नीचे में लिखेंगे क्या S, नीचे में क्या लिखेंगे S, ऊपर में फिर क्या लिखना है 1 माइनस S,
ये ओमेगा है, ये ओमेगा है, ओमेगा का स्थान पर तो ये लिख सकते हैं ना, ओमेगा के स्थान पर तो ये लिखेंगे ना टोटल ये, तो इसके स्थान पर आप लिख दो 1 माइनस एस ओमेगा एस, इससे ये दोनों क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो टॉर्क बराबर क्या हो गया आपका 3 IS R2 S ओमेगा एस ओमेगा। तो इस तरह से भी आप टॉर्क निकाल सकते हो, इजीली टॉर्क आप इस तरह से भी निकाल सकते हो। तो स्टूडेंट आज का ये क्लास कैसा लगा आपको? अगर क्लास अच्छा लगा हो या कोई चीज़ समझ में नहीं आया हो तो कृपया कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू।